and fine. So student, today we are going to discuss very important topics, जिसके अंदर हम इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस को डिस्कस करेंगे, जो कि छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी, इसके बाद हम सार्कोडोसिस को भी डिस्कस करेंगे और मेसोथेलियोमा को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर के अंदर ये हमारे 4 टॉपिक्स क्या हैं इंक्लूडेड हैं और इंशाल्लाह आज आपको बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहले तो बच्चों हम क्रॉनिक डिजीज दैट इज इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि बच्चे, अगर आपको इस डिजीज के नाम के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करो, मैं तो आपको अक्सर यही बात बताता होता हूँ ना कि जो भी डिजीज हो ना, आप उस डिजीज के नाम के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया करो, क्योंकि उससे फिर ना उसको याद रखना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ सर इस डिजीज के अंदर, इडियोपैथिक का मतलब कि सर हमें इसके कॉज का नहीं पता होता। पल्मोनरी का क्या मतलब है कि सर लंग की इन्वॉल्वमेंट है। फाइब्रोसिस का क्या मतलब है कि भाई ऐसी कोई डिजीज है जिसके अंदर लंग्स के अंदर क्या हो रही है बच्चों, फाइब्रोसिस हो रही है, बट हमें काज का इसके नहीं पता, इसलिए इस डिजीज का क्या नाम इन्होंने रखा हुआ है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां पर वर्ड आता है ना फाइब्रोसिस, इस फाइब्रोसिस का मतलब है कि सर थिकनेस। क्या मतलब होता है बच्चों? थिकनेस, कि वो वाला जो हमारे पास एरिया होगा जिसकी फाइब्रोसिस होगी, उस एरिया के अंदर थिकनेस हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस है, जो हमारे हार्ट की पेरिकार्डियम होती है उसकी फाइब्रोसिस हो जाए। सर्विकल फाइब्रोसिस, जो सर्विक्स एरिया है, जो सर्विक्स पार्ट है आपके जेनिटेलिया का फीमेल्स के, उसकी फाइब्रोसिस मतलब उसकी थिकनेस होगी। उसके बाद हम कहते हैं जी लेट्स सपोज रीनल फाइब्रोसिस, किडनी की फाइब्रोसिस है। इंटेस्टाइनल फाइब्रोसिस, जो हमारी इंटेस्टाइन उसकी फाइब्रोसिस हो जाए, मतलब कि उस एरिया की थिकनेस हो जाए, और थिकनेस के बाद वो एरिया हमारे पास किसकी तरफ जाता है, वो वाला ऑर्गन हो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो बच्चों, वो जाता है नॉन फंक्शनिंग की तरफ। उसकी क्या हो जाती है? नॉन फंक्शनिंग, मतलब कि वो काम करना छोड़ जाता है हमारा वो वाला एरिया। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई फाइब्रोसिस बहुत डेंजरस कंडीशन है, कि इसकी वजह से थिकनेस होगी, और थिकनेस की वजह से वो वाला जो इशू, अगर वो उसे जो ऑर्गन है उसका फंक्शन अगर है हमारे पास लेट्स सपोज एक्सपेंशन वाला है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चाहे आपकी इंटेस्टाइन है, चाहे आपकी स्किन है, चाहे आपके लंग्स हैं, चाहे आपका हार्ट है, अगर आप गौर करो ना तो ये सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज एक्सपैंड होते हैं, और अगर इनकी फाइब्रोसिस हो जाएगी, थिक हो जाएंगी, तो उनका फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये है कि सर लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस, थिकनेस हो रही है, उसके जो डिफरेंट पैरेकाइमास के पार्ट्स हैं, और उसकी वजह से वो वाला जो स्पेसिफिक आपका लोब इन्वॉल्व होगा जिसमें फाइब्रोसिस हो रही है, वहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, ये मेन चीज है। दूसरे नंबर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जहां पर फाइब्रोसिस लिखा होगा ना, ये चीज हमेशा वो वाली कंडीशन क्रॉनिक होती है। ये नहीं है कि भाई कल पेशेंट को फाइब्रोसिस हुई है इसका मतलब कि वो 1-2 दिन के अंदर अंदर वो डिजीज डेवलप हुई है, ऐसा नहीं है। अगर एक पेशेंट मेरे पास पिछले 10 से 15 साल से स्मोकिंग कर रहा है, या 20 से 25 साल, वैसे एक बात याद रखिएगा, जो स्मोकिंग का क्राइटेरिया होता है ना यूएस असेंबली वालों, जहां पर लिखा हो ना मोर देन 20 ईयर्स स्मोकिंग, आपने देखा होगा कहीं पर 20, 25, 30, 35, 40 ईयर्स लिखा होता है कि इतने सालों से स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो स्मोकिंग क्राइटेरिया ये होता है कि अगर 20 ईयर से ज्यादा को बंदा स्मोकिंग कर रहा है ना, फिर उसकी वजह से इंजरी आती है, या उसकी वजह से फिर डैमेज होता है। ठीक है, ये काइंडली याद रखिएगा। अब अगर एक बंदा 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है तो उसके अंदर क्या हो सकती है, फाइब्रोसिस भी हो सकती है। अगर एक बंदा पिछले 10 से 15 साल से इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उसका है किसी ऐसी एरिया के अंदर है जहां पर टॉक्सिन उसके लंग्स के अंदर जा रहे हैं, और वो क्या करवा सकते हैं, वहां पर जाके फाइब्रोसिस करवा सकते हैं। तो बात बताने का मकसद ये है कि बच्चों ये जो कंडीशन होती है जिसके अंदर फाइब्रोसिस होता है, उसको टाइम लगता है डेवलप होने के लिए। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। यहाँ पर देखते हैं कि सर आपकी बुक ने क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो भाई इन्होंने लिखी है कि फाइंडिंग्स, कि अगर किसी पेशेंट के अंदर फाइब्रोसिस होता है उसके लंग्स के अंदर, तो पेशेंट हमारा कैसे प्रेजेंट करेगा। उसके बाद है हिस्टोलॉजिकल पैटर्न, हिस्टोलॉजी के ऊपर आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी। तीसरे नंबर बच्चों है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर किसी पेशेंट के अंदर लंग्स के अंदर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाए तो किन कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट क्या है वो प्रेजेंट करता है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि जो टॉपिक राइटिंग होती है ना, उसको आप हमेशा क्या किया करो कि इस तरह लेट्स पहले उसको डिफाइन किया, फिर उसकी सिम्टम, फिर उसके कॉजेज, फिर रिस्क फैक्टर, फिर सिम्टम्स, उसके बाद फिर डायग्नोस के अंदर इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रीटमेंट। हमेशा ये ना कोई भी टॉपिक हो ना, उसके अंदर आपसे 4 से 5 चीजों को ना माइंड के अंदर क्रिएट कर लिया करो, फिर उस टॉपिक को याद रखना आसान होता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ लेट्स को, जैसे कल आपसे सुन रहा था कि यार आप मुझे पल्मोनी एम्बोलिज्म सुनाओ, तो आपने उसी टाइम क्या करना था, पल्मोनी एम्बोलिज्म को डिफाइन करना था, फिर आपने उसकी इटियोलॉजी बतानी थी, फिर आपने उसकी सिम्टम्स बतानी थी, फिर आपने उसका डायग्नोज या उसकी टाइप्स बतानी थी, डायग्नोज के अंदर फिर आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन बतानी थी, फिर ट्रीटमेंट। तो उस टॉपिक को याद रख के सुनाना इंतहाई ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आपने
हर डिजीज के अंदर ऐसे ही करना होता है। बाकी कुछ डिजीजेस होती हैं जिनके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना वो मिसिंग होते हैं। तो बच्चों इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस के अंदर सबसे पहले मैं इसकी ना थोड़ी सी आपको पैथोफिजियोलॉजी जहाँ पर डिस्कस करवाता हूँ कि असल में ये जो पैथो फाइब्रोसिस हो रही है उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो अगर आप किसी डिजीज को या उस बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर आप किसी डिजीज को डिफाइन करते हो ना तो बच्चों उसकी पैथोफिजियोलॉजी को जरूर याद रखा करो कि ये असल में डिवेल्प कैसे हो रही है, कि एक नॉर्मल फंक्शनिंग फिजियोलॉजी से हमें पैथोलॉजी कैसे होगी है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास पेशेंट है इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस वाला, उसके अंदर होता क्या है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो क्या लिखा हुआ है, एपिथेलियल सेल इंजरी। कि बच्चों जब भी मेरे पास, अगर मैं यहाँ आपके ब्यूटीफुल लंग्स ड्रा करता हूँ, लंग्स के अंदर ये राइट लोब लेफ्ट लोब है, इस लंग्स को मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करके हम क्या करते हैं इसका यहाँ पर ब्रोंक्यूल ड्रा कर लेते हैं। अब बच्चों वो कह रहा है एपिथेलियल सेल इंजरी। एपिथेलियल सेल इंजरी का मतलब वही है ना जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यार वो पेशेंट आपका क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग की वजह से कार्सिनोजन मॉलिक्यूल जा रहे हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। या दूसरे नंबर पर हमारे पास कोई पेशेंट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है तो कंटिन्यूसली जो टॉक्सिन्स है उसके लंग्स के अंदर जा रहे हैं। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं बच्चों क्या करेंगे, आपकी इस एपिथेलियम जो ब्रोंक्यूल्स की ये एपिथेलियम है इसको ये इंजर करेंगे। जब ब्रोंक्यूल्स की एपिथेलियम इंजर होगी और बार बार होगी, मैंने आपको इसलिए कहा था ना कि फाइब्रोसिस के लिए आपको जो हिस्ट्री है या टॉक्सिन के साथ जो एक्सपोजर है वो आपको प्रोलॉन्ग चाहिए होता है। तो मैं कहता हूँ कि बंदा 20 से 25 साल से स्मोकिंग कर रहा था, अब कंटिन्यूसली बच्चों उसकी बार बार जो एपिथेलियम है वो क्या हो रही है, इंजर हो रही है। जब बार बार उसकी एपिथेलियम इंजरी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा सर, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी सेल्स, स्पेसिफिकली बच्चों विच सेल्स, दीज आर द फिब्रोब्लास्ट सेल्स। जब आपको बार बार आपके एपिथेलियम के अंदर बच्चों इंजरी होगी, आपका एपिथेलियम क्या करेगा, ये वाले साइटोकाइन्स को रिलीज करेगा, जिसके अंदर आपका प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर आता है, टीजीएफ बीटा 1 आता है, इंटरल्यूकन 1 बीटा आता है। इसके अंदर ना जो फाइब्रोसिस के साथ स्पेसिफिकली रिलेट किया जाता है ना वो है टीजीएफ बीटा 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइब्रोसिस के हिसाब से, कि अगर कहीं पर फाइब्रोसिस होती है ना तो बच्चों ये वाला साइटोकाइन क्या करता है, फिब्रोब्लास्ट को उस साइड की तरफ एक्यूमुलेट करता है, टीजीएफ बीटा 1। इसलिए जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे ना मेडिसिन के अंदर जाकर, हम ये टीजीएफ बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। तो काइंडली इस साइटोकाइंस का, कीमोकाइंस का आपने नाम याद रखना है, टीजीएफ बीटा, बाकी इसके साथ प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स को भी देख लीजिए और इंटरल्यूकन 1, बट इसको ना भूलिए क्योंकि आपकी ये चीज फर्स्ट एड ने भी वेरीफाई की है। अगर आप पेथोमा की बुक खोलोगे ना तो उसके ऊपर भी टीजीएफ बीटा 1 लिखा हुआ है और उन्होंने काफी जगह पर ये वाला वर्ड यूज किया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब जब ये वाला हमारे पास साइटोकाइन रिलीज होगा तो बच्चों ये क्या करेगा, आपके फिब्रोब्लास्ट सेल्स को यहाँ पर एक्यूमुलेट करेगा, तो यहाँ पर फिब्रोब्लास्ट सेल्स और उसके साथ साथ हमारे पास जो मायोफिब्रोब्लास्ट सेल्स, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर फिब्रोब्लास्ट सेल्स जाते हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, जहाँ वहां पर जाकर फाइब्रोसिस करवाते हैं। वो फाइब्रोसिस बच्चों कैसे करवाते हैं सर, बाय एक्यूमुलेटिंग द, बाय स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन मॉलिक्यूल्स। कि फिब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करें, कंटिन्यूसली हमारे उस एरिया के, किसी का माइक होना, काइंडली माइक बंद करें। फिब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे बच्चों, कोलेजन की डेपोजिशन कराएंगे, कोलेजन की एक्यूमुलेशन यहाँ पर कराएंगे। तो जब बच्चों आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोलेजन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो आपको पता है कोलेजन इज द हार्ड मटेरियल। कोलेजन आपके पास ये क्या है, हार्ड मॉलिक्यूल है, हार्ड प्रोटीन्स होती है हमारे पास। तो ये जो प्रोटीन जो हार्ड है, इफ दे स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट इनटू योर ब्रोंकाई, this bronchi can lead towards the fibrosis, this alveoli can lead towards the fibrosis, this connective tissue of your lungs can lead towards the fibrosis। तो इस तरह बच्चों लेट्स सपोज पहले पेरिफेरी से स्टार्ट होती है ये फाइब्रोसिस, इस तरह ये कोलेजन 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 ऐसे इधर 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 ऐसे ये कोलेजन क्या होता है आपके लंग्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और अगर ये पूरे लंग्स के अंदर बायलेटरली डिपॉजिट हो जाए, आपके दोनों लंग्स क्या है, रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, बट इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, हाउ मच टाइम, मेनी ईयर्स। जो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो बच्चों ये था इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि सर बार बार जब आप इंजरी करोगे उसकी वजह से ये वाले साइटोकाइंस रिलीज होंगे, वो साइटोकाइंस फिब्रोब्लास्ट सेल्स को बुलाएंगे, फिब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, कोलेजन की सेक्रेशन कराएंगे, कोलेजन वहां पर डिपॉजिट होगा, जब कोलेजन आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिपॉजिट होगा इट स्टार्टेड टू थिक और फाइब्रोस्ड दैट पार्ट, और जो पार्ट आपके पास थिक और फाइब्रोस्ड हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल। जब वो नॉन फंक्शनल होगा, देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज, एंड इफ देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज देयर इज अ हाइपरकैप्निया हाइपोक्सीमिया, एंड इफ देयर इज अ हाइपरकैप्निया हाइपोक्सीमिया पेशेंट विल प्रेजेंट विद द सिम्पटम ऑफ द डिस्निया। ठीक है बच्चों, ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। उन्होंने भी यही चीज लिखी है, प्रोग्रेसिव फिब्रोटिक लंग डिजीज ऑफ द अननोन इटियोलॉजी। ठीक है जी,
कि सर कहते हैं कि ज्यादातर हमें कॉज का इसका नहीं पता चलता कि इसका रीजन क्या है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पेसिफिकली इसका जो रीजन है वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है या स्मोकिंग होता है, टॉक्सिन के साथ एक्सपोजर होता है, ज्यादातर उन्हीं लोगों के अंदर आपको ये ना फाइब्रोसिस नजर आती है। अगर आपको याद है ना, तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर मैं आपको जब निमोकोनियोसिस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको शायद बताया होगा कि निमोकोनियोसिस की जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना वो इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस होती है, और जो इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है वो कार्सिनोमा होता है। अगर आपने लिखनी है यू कैन राइट हियर, अगर किसी पेशेंट के अंदर निमोकोनियोसिस हो रही है, इंडस्ट्रियल सर लिख एक्सपोजर हो रहा है, निमोकोनियोसिस हो रहा है अगर किसी पेशेंट के अंदर, तो निमोकोनियोसिस की वजह से बच्चों क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, स्पेसिफिकली कौन सी, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या इसको हम इंटरस्टिशियल पल्मोनी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है जी, अगर कोई पेशेंट के लंग्स के अंदर बच्चों इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस है मैनी ईयर्स तक, तो उसके अंदर लंग कैंसर का रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है, काइंडली याद रखिएगा। और अगर वो एस्बेस्टोस के साथ निमोकोनियोसिस होने की वजह से इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस हो रही है तो वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होगा या वो मेसोथेलियोमा होगा। ठीक है, तो ये चीज काइंडली याद रखिएगा। अब आते हैं सर नेक्स्ट के प्रोग्रेसिव, देखा ना वर्ड लिखा प्रोग्रेसिव, के मतलब सर बार बार एक टाइम लगता है इस डिजीज को डेवलप होने के, कंटिन्यूसली आपके जो लंग्स है वो इंजर हो रहे होते हैं। प्रोग्रेसिव फाइब्रोटिक लंग डिजीज ऑफ अननोन इटियोलॉजी, हमें खास इटियोलॉजी का नहीं पता, जैसे कि हम कहते हैं कि सर निमोनिया हो रहा है, निमोनिया हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, चाहे वो बग की वजह से होता है, मैं बैक्टीरिया की जगह मैं बग का वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है, और फंगस की वजह से भी आपको ये निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया हमें पता है इट्स ऑलवेज रिलेटेड विद द बग। अब यहाँ पर हम इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस की बात करें तो हमने कहा सर देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, तो उसमें मैंने रिस्क फैक्टर्स आपको बता दिए कि यार हो सकता है तंबाकू स्मोकिंग की वजह से है, निमोकोनियोसिस की वजह से है, तो ये हम इन चीजों के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट, मे इन्वॉल्व मल्टीपल साइकिल्स ऑफ द लंग इंजरी, वही मैंने आपको बात बताई कि भाई बार बार लंग इंजरी करो, बार बार लंग इंजरी होगी तो फिर जाके हमारे पास क्या होगी, फाइब्रोसिस है। मल्टीपल साइकिल्स ऑफ द लंग इंजरी, तो वो मल्टीपल साइकिल्स ऑफ लंग इंजरी की वजह से बच्चों इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन की वजह से साइटोकाइन्स रिलीज होंगे, स्पेसिफिकली टीजीएफ बीटा 1, और जो टीजीएफ बीटा 1 है जब वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा बच्चों तो वो क्या करेगा, इट कैन लीड टुवर्ड्स फाइब्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हमने इसके लिखनी है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि भाई ये इनकी वजह से हो सकता है, लेट्स सपोज हमने हिस्ट्री ली थी, 50 बंदे हमने इकट्ठे किए, उनमें से देखा वो आईडीपी वाले ना, सारे इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस वाले थे, उनमें से हमने देखा कि भाई कुछ पेशेंट का स्मोकिंग की वजह से हुई है, कुछ लोगों के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की वजह से हुई है, कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थी, मतलब एक्सपोजर नहीं था। अब ये पता अननोन इसको क्यों लिख रहे हैं, अननोन इसको अक्सर इसलिए लिखा जाता है कि यार हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनके अंदर ये हमें फाइब्रोसिस नजर आती है, लेकिन ना वो स्मोकर्स होते हैं ना उनका पोल्यूटेंट्स के साथ एक्सपोजर होता है, समझ रहे हैं, तो इस वजह से फिर इसका नाम उन्होंने इडियोपैथिक रखा हुआ है। तो तीन चीजें बच्चों आपने इसको असेसुएट आप कर सकते हो, आपने सबसे पहले पूछना है हाँ भाई स्मोकिंग तो नहीं करते, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो फाइब्रोसिस हो सकती है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, उसकी रेजिडेंशियल हिस्ट्री लेनी होती है, मतलब कि भाई किस एरिया में रह रहे हो, कहाँ पर काम करते हो, कोई ऐसी फैक्ट्री में काम तो नहीं करते जहाँ पे जहाँ के जिस जगह के ऊपर आपका टॉक्सिन के साथ एक्सपोजर हो, ठीक, ये चीज आपने देखनी है। जब भाई स्मोकिंग भी नहीं कर रहा, प्लूटेंट्स के साथ एक्सपोजर भी नहीं है, तो फिर आपने कहना कि यार तीसरा फैक्टर ये कोई ना जेनेटिक डिफेक्ट है इसकी पेशेंट की बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगी। वो जेनेटिक डिफेक्ट क्या हो सकता है यार, वो जेनेटिक डिफेक्ट हमारे पास हो सकता है कि जो इसका टीजीएफ बीटा 1 है उसकी अनकंट्रोल्ड स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाए, ये साइटोकाइंस है, अगर इसकी अनकंट्रोल्ड स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाए, मतलब बार बार ये कंट्रोल हो ही जा रहा है खुद ब खुद, तो जब ये कंट्रोल होगा तो बच्चों क्या करवा सकते हैं, ये फाइब्रोसिस करवा लेते हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। नेक्स्ट आते हैं कि सर ये पेशेंट जो इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस का ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, किन सिम्टम के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करता है। बच्चों सबसे पहले प्रोग्रेसिव डिस्निया, जाहिर बात है हाइपोक्सिया होगा, हाइपरकैप्निया, तो पेशेंट डिस्निया के साथ आएगा। दूसरे नंबर फटीग, अच्छा आप में से कोई बंदा बता सकता है इसको फटीग क्यों हो रही, व्हाट डू यू थिंक? जी डॉक्टर रिफत, व्हाट डू यू थिंक? जी सर, फटीग इसे क्यों होगी? जी जी सर जब इसके मसल्स को, जो ब्रीदिंग मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं होगी, मीन वेंटिलेशन और परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा। परफ्यूजन तो हो रही होगी लेकिन जब इसकी एल्वियोलाई की सर वॉल्स थिक हो जाएंगी तो सही से मतलब डिफ्यूजन नहीं होगी ऑक्सीजन की। वेरी गुड वेरी गुड। कि सर जो मेन इशू है यहाँ पर फटीग का वो ये है कि इसको हाइपोक्सिया हो रहा है, ठीक है, मेन इशू हमारे पास क्या है, हाइपोक्सिया। बच्चों मैंने आपको इसलिए बताया हुआ
अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, देखो यहाँ से फिर हम चलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोज की तरफ। पेशेंट आपके पास आता है, आपको बताता है डॉक्टर साहब मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा चलता हूँ मैं थक जाता हूँ, मैं जैसे थोड़ा सा काम करता हूँ मैं थक जाता हूँ, फटीग, लेथार्जी, इंसोमिया। अगर इस तरह की सिम्टम के साथ पेशेंट आता है ना, तो 2-3 चीजें अपने माइंड के अंदर रखिएगा। सबसे पहले कि यार इस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया हो सकता है, नंबर 1। दूसरे नंबर क्या हो सकता है बच्चों, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, या किसी किस्म का भी अनीमिया हो सकता है। फीमेल ज्यादातर आएंगी भाई, वो अनीमिया के साथ ही आती होती है, तो आपने उसकी क्या एचबी वगैरह चेक करनी होगी। तीसरे नंबर पर पेशेंट अगर आपके पास आया है, वो कहता है डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए हैं, मैं 1-2 सीढ़ी जैसे ही चढ़ता हूँ मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है, मुझे थकावट होना शुरू हो जाती है। तो क्या उस पेशेंट के अंदर हो सकता है कार्डिक आउटपुट कम है, पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर भी हो सकता है या राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो ये जो 3-4 जो मोस्टली फटीग के रीजन होते हैं, वैसे तो बच्चों बहुत सारे होते हैं, वो उसमें आपने हाइपोक्सीमिया को याद रखना है, उसके बाद आपने अनीमिया को याद रखना है, तीसरे नंबर आपने कार्डिक आउटपुट को याद रखना है। ज्यादातर अगर आप यूएसएमडी के अंदर देखोगे ना, तो यही डिफरेंशियल डायग्नोज है, इससे आउट कोई भी नहीं अभी तक। वैसे होते हैं लेकिन ज्यादातर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो फटीग यहाँ पर हाइपोक्सिया की वजह से। नॉन प्रोडक्टिव कफ है, क्या है हमारे पास, नॉन प्रोडक्टिव कफ है। हाँ जी, कौन मुझे बताएगा कि वाई देयर इज अ नॉन प्रोडक्टिव कफ इन दिस पेशेंट, इस पेशेंट में नॉन प्रोडक्टिव कफ क्यों हो रही है। सर सीलिया तो ठीक काम करेंगे ना, म्यूकस को बाहर फेंक देंगे, इसकी वजह से म्यूकस तो नहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव कफ हो, तो इस वजह से नॉन प्रोडक्टिव होगी, ड्राई कफ जिसको बोलते हैं। जी, ड्राई कफ क्यों हो रही है डॉक्टर साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सर सीलिया ठीक है ग्लैंड्स ही नहीं रहेगी, फाइब्रोस हो फाइब्रोसिस गई की सर। वजह से। फाइब्रोसिस, तो ये फाइब्रोसिस किस तरह आपके पास कफ करवाएगी। बच्चों देखो, हमारा ये जो कफ है ये एक प्रोडक्टिव मैकेनिज्म है, और सॉरी, ये हमारे पास बेनिफिशियल मैकेनिज्म है, हमें इसका फायदा है, ये प्रोटेक्टिव है। कैसे प्रोटेक्टिव है, आपको पता है आपको कब कफ आती है, जब आपके पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर या लंग्स में कोई इरिटेंट चला जाता है, समझ रहे हो। कोई जब इरिटेंट चलता है तो हमें उसी टाइम पे कफ होना शुरू हो जाती है, हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब इस पेशेंट के अंदर क्या है कि सर यहाँ पर तो फाइब्रोसिस हो चुकी है, मतलब कि एक इरिटेंट नहीं है, मल्टीपल जगह से इरिटेंट्स हैं वहां पर, और वो मेरे पास क्या करें, बार बार इरिटेट कर रहे हैं किसको, आपकी वेगस नर्व को। जब आपकी वेगस नर्व इरिटेट हो रही है तो वो मैसेज देगी कि भाई क्या करो, यहाँ पर कोई ना कोई टॉक्सिन है, यहाँ पर कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल है, जरा कफ करके ना इसको बाहर निकाल दो। तो फाइब्रोसिस है भाई, कितना कुछ बाहर निकालेगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो आपके पास वहां पर डिपॉजिट हुए पड़े मालिक्यूल्स हैं जो आपके पास, इसके जो भी फाइब्रोसिस के ये कोलेजन प्रोटीन है, वो तो नहीं ना निकलेगी बाहर। लेकिन आपका जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो इरिटेट हो रही है, वेगस नर्व बार बार मैसेज दे रही है, और हमारे पास क्या हो रहा है, ये कफ रिफ्लेक्स आपका इरिटेट होता है। तो इन लोगों के अंदर फिर हम पता है क्या करते हैं, सेंटर से जो कफ का रिफ्लेक्स होता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने साथ साथ याद रखनी है। नेक्स्ट आती है भाई सर ये क्रैकर्स। काइंडली दोबारा बताइएगा, मेरा ना नेट इशू कर रहा है, तो वो आपकी सुनाई नहीं दी आवाज। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि फाइब्रोसिस हुई है, फाइब्रोसिस की वजह से रिस्पायरेटरी ट्रैक इरिटेट हो रहा है। जब भी आपके लंग्स इरिटेट होते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे वो कोई टॉक्सिन है, फॉरेन पार्टिकल है, कोई एस्पायरेशन हो गई है, तो वो हमारे पास ये इरिटेट होता है आपके पास म्यूकोजल लाइनिंग। जब भी आपके पास रिस्पायरेटरी ट्रैक इरिटेट होगा तो कफ रिफ्लेक्स आपके पास जनरेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बार बार इरिटेशन हो रही है ना, क्योंकि फाइब्रोसिस हुई पड़ी है, तो इसलिए पेशेंट के अंदर बार बार आपको ये कफ नजर आती है। दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रोडक्टिव कफ। लेकिन ये नॉन प्रोडक्टिव कफ के मैं आगे जाकर आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन भी बताऊंगा। जिन लोगों के अंदर पिछले 6 मंथ से ज्यादा देर तक नॉन प्रोडक्टिव कफ होती ना, फिर वो पेशेंट बेचारे वेट लॉस के साथ, रिस्पायरेटरी मसल्स की मतलब फटीग, वीकनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर हाइपर कैप्निया स्फीयर हो जाता है, उनकी सर पीएच बहुत ज्यादा सर ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्रैकर्स। अब देखो सर एक आपको पता है क्वेश्चन। जी जी पूछें। सर इसमें वेट लॉस कैसे होगा, क्योंकि म्यूकस तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्टिव कफ है। सर इसमें वेट लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स क्या करते हैं, एटीपी को यूटिलाइज करते हैं। जब आप बार बार कफ रिफ्लेक्स करोगे, एक कफ रिफ्लेक्स से मेरे ख्याल में 50 या 60 एटीपी पर मसल यूटिलाइज करता है। तो जब बार बार आप ओके सर। कफ करोगे, आपके मसल एटीपी यूटिलाइज करेंगे, तो बच्चों आपकी एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी वेस्ट यूटिलाइज हो यहाँ रही पर हो रही है। समझ आ गई डॉक्टर साहब। है। जी जी ओके सर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्रैकर्स। तो क्रैकर्स आपको पता है कि लेट्स सपोज जब भी मेरे पास ये क्रैकर्स क्यों साउंड प्रोड्यूस होता है, अगर आपकी एलोविलाई है ना, और इसकी यहाँ पर हो चुकी है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस के बाद हम मैंने क्या करना है, ये क्रैकर्स आपके पास जैसे कोई चीज खुलती है, लेट्स सपोज अगर ये आपका एलोविलाई है ना, तो पीछे से मैं इसको प्रेशर लगा के एलोविलाई की जो डक्ट है इसको ओपन करता हूँ। तो जब फोर्सफुली एलोविलाई ओपन होते हैं ना, उसकी वजह से हमेशा क्रैकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये चीज काइंडली याद रखिएगा। वीजिंग क्यों होती है,
विजिंग ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। क्रैकल्स क्यों होते हैं? क्रैक जब आपके रिस्पिरेटरी जो मतलब ये मॉलिक्यूल्स हैं एलोविलाई हैं, जब ये ओपन होती है तो उसकी वजह से क्रैकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे चूंकि हमें फोर्सफुली ओपन करने पड़ रहे हैं क्योंकि फाइब्रोसिस है, तो इसलिए इसका जो साउंड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्लबिंग। क्लबिंग में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने पिक्चर ड्रा की हुई है, देखिएगा काइंडली। ये है क्लबिंग। जो आपका नेल का एंगल है, ये नेल का एंगल क्या हो जाता है? टिल्ट हो जाता है। देखो लेट्स ये यहाँ पर तो 180 एंगल है ना, तो ये एंगल क्या हो रहा है हमारे पास? ये इस तरफ। ये अगर यहाँ से देखो तो ये 45 का है, अगर इधर से देखो तो ये 225 का एंगल है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस पेशेंट के अंदर क्लबिंग हो रही है। वैसे क्लबिंग के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और मेन इशू आपने क्या याद रखना है जी? क्लबिंग क्यों होती है? व्हाट कैन बी द मेन रीजन? हमने बहुत दफा ये बात डिस्कस की हुई है। हाइपोक्सिया की वजह। हाँ बिल्कुल, कि सर हाइपोक्सिया की वजह से इस पेशेंट के अंदर क्लबिंग होती है। हाइपोक्सिया ना, देखो हाइपोक्सिया की वजह से पता क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इन छोटी छोटी कैपिलरीज को नहीं मिलती, जो आपकी नेल बेड्स को ब्लड सप्लाई करती है, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती बच्चों, इन इश्यूज यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। जब उनकी नेक्रोसिस होती है तो वो बल्ज आउट कर देते हैं। देखो ना यहाँ पर, ये आपके, मैं थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो सेल्स है उनकी नेक्रोसिस होगी है। जब उनकी नेक्रोसिस होगी तो बच्चों वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। जब वो डिपॉजिट होंगे तो जो आपका नेल बेड होगा इसको ऊपर की तरफ वो एलिवेट करवा देंगे। ठीक है जी। तो दैट इज द बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया। और हाइपोक्सीमिया का कोई भी रीजन हो, ये नहीं कि पल्मोनी फाइब्रोसिस, कोई भी रीजन हो, जो आपके पास एआरडीएस, लेकिन क्रॉनिक होना चाहिए। इसमें आपका हार्ट फेलियर भी है, हार्ट फेलियर की वजह से भी क्लबिंग हो सकती है। इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस की वजह से क्लबिंग हो सकती है। इसके अलावा सार्कोडोसिस की वजह से क्लबिंग हो सकती है। मतलब जिनके अंदर क्रॉनिक कंडीशंस है, पिछले काफी अरसे से पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है, ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी। तो बच्चों सिम्टम याद होगी हैं, डिस्निया, फटीग, नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड द क्रैकल्स। अब मुझे स्टूडेंट्स बताएंगे नॉन प्रोडक्टिव कफ के डिफरेंशियल डायग्नोज मजीद क्या है जी? आज एक और चीज ऐड होगी है। अगर पेशेंट आपके पास नॉन प्रोडक्टिव कफ के साथ आता है तो आपने क्या क्या चीज माइंड के अंदर सोचनी है, इसको ये हो सकता है जी? ब्रोंकिएक्टेसिस, एस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट टीबी, वेरी गुड। तो आपने जब भी पेशेंट नॉन प्रोडक्टिव कफ के साथ आएगा, ट्यूबरक्लोसिस, चाहे इन सब के अंदर ना लेट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये प्रोडक्टिव जो कफ होती है वो वेट कफ में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग सिम्टम आपने याद रखनी भाई, टीबी के अंदर, मिलिग्नेंसी के अंदर, ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर, इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस के अंदर। इसके अलावा और भी होती है, लेकिन मजीद आपने ये याद रखनी है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट आते हैं कि सर हमने इसको क्या करना है, डायग्नोज कैसे करेंगे इस पेशेंट को? तो डायग्नोज करने के लिए हमने इसकी क्या करवानी है? इमेजिंग। इमेजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, पहले इसका एक्सरे करवा लेना, फिर आपने इसका सीटी स्कैन करवा लेना। बच्चों जब आप इसका एक्सरे कराओगे, जब मैंने आपको एक्सरे पढ़ाए थे तो उसके अंदर भी मैंने आपको इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस का पेशेंट दिखाया था कि मल्टीपल हमें ओपेसिटीज नजर आती हैं यहाँ पर। तो जब सर हमने इसका एक्सरे करवाया तो हमें पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज नजर आती हैं। क्या नजर आती है बच्चों यहाँ पर आपको? ओपेसिटीज। इसका मैं आपको एक्सरे दिखा देता हूँ, ये देख लो स्टूडेंट्स, ये सारी क्या नजर आ रही है आपको? मल्टीपल, ये बाइलेटरल ओपेसिटीज है। तो ये हमें सारी क्या कर रही है इस पेशेंट के अंदर है, ओपेसिटीज नजर आ रही है। अब देखो इसमें इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस के अंदर पल्मोनी एडिमा में ना डिफरेंशियल डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं उसके लिए आपको अक्सर एक चीज कहता हूँ कि आपने ना राइट साइड पे कोस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक एंगल को देखना। तो इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस के अंदर ना ज्यादा ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना, ये ब्लर नहीं होते। ब्लर किसके अंदर ज्यादातर होते हैं? जो आपको पल्मोनी एडिमा होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इस पेशेंट के अंदर एडिमा नहीं है। अगर मल्टीपल ओपेसिटीज नजर आ रही हैं और पेरिफेरल के अंदर आपको नजर आ रही हैं, तो हमारे पास ये पेशेंट क्या हो सकता है? इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस का हो सकता है। मैंने एक्सरे की आपको एक और चीज बताई हुई है कि एक्सरे, अकेला एक्सरे देख कर कभी भी डायग्नोस नहीं बनाना, एक्सरे प्लस क्लिनिकल सिम्टम्स, फिर आपका डिफरेंशियल डायग्नोस बनाता है। क्योंकि एक्सरे के अंदर एक ही, अब देखो ये जो मैंने आपको एक्सरे दिखाया है, जो हमारे पास पेशेंट होता है ना ब्रोंकोजेनिक निमोनिया का, उसका भी एक्सरे मिलता जुलता होता है। तो इसलिए फिर हमने सिम्टम्स को साथ देख के एक्सरे के साथ उसको रिलेट करवाना है जी। सर इस पेशेंट का ट्रैकिया लेफ्ट साइड पे क्यों है? टिल्ट क्यों इस है पेशेंट का? इस एक्सरे में? जो आपने एक्सरे दिखाया है, हम्म, इसका लेफ्ट साइड पे ट्रैकिया क्यों गया हुआ है? इसका एक्सरे ठीक नहीं हुआ है या कुछ और मसला है? भाई इसका ट्रेकिया तो ठीक नजर आ रहा है। अगर आप सेंटर के अंदर देखो ना, ये नहीं जो सर, जिस चीज को, सेंट्रलाइज नहीं है। ये भाईजान देखिए जिस ना चीज आप, को आप जिस चीज को देख रहे हो ना, वो ट्रेकिया नहीं है, वो एसोफेगस है। जो चीज मैं यहाँ अच्छा पर अच्छा, ड्रा कर रहा हूँ वो हमारे पास ट्रेकिया नजर आ रहा है। इसके लिए ओके। आप डॉक्टर साहब थोड़ा सा गौर करें
आपने किन वर्टिब्रास को देखना है, ये देखो वर्टिब्रा, ये सेंट्रलाइज है सारे वर्टिब्रा। तो ओके एसोफेगस, वो एसोफेगस इसकी इस तरह गई हुई है। हो सकता है पेशेंट की थोड़ी सी पोजीशन ऊपर नीचे हो जब हमने ये एक्सरे लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ना मतलब कि माशाल्लाह काफी अच्छा एक्सरे देखने आ गए आप लोगों को। तो यही फायदा था, आपको इकट्ठा मैंने सारे एक्सरेज करवा दिए। सर। चलो आपकी वो एक्सरे वाली क्लास बड़ी कमाल की थी, उसके बाद एक्सरे देखने आ गए। इसी तरह ईसीजी पे क्लास दे दें काइंडली। इंशाल्लाह ईसीजी के ऊपर, सीटी स्कैन के ऊपर, एमआरआई के ऊपर, सिंड्रोम्स के ऊपर, ये कमिंग वीडियोस हैं इंशाल्लाह, जब भी हमें टाइम मिला। अब आगे आते बच्चों कि आपने इसका क्या करवाना है। एक्सरे देख लिया है, एक्सरे के ऊपर आपको मल्टीपल ओपेसिटीज नजर आनी चाहिए, पेशेंट की क्रॉनिक हिस्ट्री, नॉन प्रोडक्टिव कफ की, डिस्निया की है, वेट लॉस भी हो सकता है, क्लबिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों हमने इसका क्या करवाना है बच्चों, हम इसका करवाएंगे सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के ऊपर आपको नजर आएगी हनी कॉम्ब अपीयरेंस। काइंडली देखिएगा यहाँ पर, हनी कॉम्ब अपीयरेंस आपको नजर आ रही, ये है हनी कॉम्ब अपीयरेंस, ये हनीकॉम अपीयरेंस। और हनीकॉम अपीयरेंस हमें किसके अंदर नजर आ रही है सर, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर। इसके अलावा इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर भी आपको हनीकॉम अपीयरेंस नजर आती है। एनआरई का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी वाला। तो काइंडली इसको देख लीजिएगा, एक्सरे के ऊपर मल्टीपल एक बार पैस्टिज। है ना आप इकट्ठे बता दीजिए। हनीकॉम्ब अपीयरेंस है ना सर, बहुत सारी जगह पाया जाता है, जी जी, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आज बहुत लिख सारी ही जगहों लेते में हैं पाया हम। जाता है, बहुत सारी जगहों में पाया जाता है। ब्रोंकिएक्टेसिस में पाया जाता है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में पाया जाता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके 3 डिफरेंशियल डायग्नोस आप यहीं पर लिख लो। तो उसके बाद बच्चों आते हैं कि सर जब हमें इसका हिस्टोलॉजिक पैटर्न देखना है, हिस्टोलॉजिक पैटर्न के अंदर हमने क्या देखना, तो उसके सेल्स देखेंगे, सेल्स का पैटर्न देखेंगे। यूजुअली बच्चों ये आपको कैसे नजर आता है, जैसे इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है। मैंने आपको ऊपर बता रहा था ना कि जैसे निमोनिया के साथ ये मिलता जुलता है, इसलिए फिर हमने साथ सिम्टम्स को रिलेट करवाना है। अगर पेशेंट को निमोनिया प्रोडक्टिव कफ होगी तो मैंने फिर इंटरस्टिशियल निमोनिया का सोचना है। अगर लॉन्ग टर्म नॉन प्रोडक्टिव कफ है और इस तरह का एक्सरे आ रहा है, फिर पल्मोनी फाइब्रोसिस आपने सोचना है। इसके अलावा देखो बच्चों, इसके अंदर डिक्रीज टाइप 1 निमोसाइट्स, जो टाइप 1 निमोसाइट्स है वो कम हो रहे हैं, इंक्रीज टाइप 2 निमोसाइट्स। और इसका हमें रीजन बताएंगे डॉक्टर ताइबा, why there is decreased type 1 pneumocystis and why there is increased type 2 pneumocystis। जी डॉक्टर साहब। सर क्योंकि जब इंजरी होगी तो जो एल्वुलाई की वॉल्स डैमेज होगी ना, तो उनके अंदर 95% जो है वो टाइप 1 सेल्स होते हैं, तो वो डैमेज होंगे। और जो टाइप 2 सेल्स होते हैं वो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, जिन्होंने इनको दोबारा रीजनरेट करना होता है टाइप 1 को। तो जब टाइप 1 कम होंगे तो उसके रिस्पॉन्स में टाइप 2 सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। वेरी गुड डॉक्टर। कि सर यहाँ पर हर चीज का रीजन है, तो हमने सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। देखो टाइप 1 जब भी इंजरी होती है ना, तो टाइप 1 की डिस्ट्रक्शन होती है। अब टाइप 1 को रीजनरेट करवाने के लिए किसका काम है, ये टाइप 2 का। अब वो बेचारा टाइप 2 उनको इंक्रीज करवाते हैं कि चक्कर के अंदर उसका अपना नंबर इंक्रीज हो गया, लेकिन टाइप 1 की क्या हो रही है, बार बार डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो इसलिए बच्चों, इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस के अंदर आपने क्या बात याद रखनी है, टाइप 2 निमोसाइट सेल इंक्रीज होते हैं क्योंकि ये स्टेम सेल्स है ना आपके टाइप 1 के लिए। और जो हमारे फिब्रोब्लास्ट है वो भी इंक्रीज होंगे, जाहिर बात है फाइब्रोसिस के अंदर फिब्रोब्लास्ट इंक्रीज हो गए, और टाइप 1 हमारे डिक्रीज होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को जब ये एरो क्वेश्चन है, ये एरो क्वेश्चन आएगा यूएसएमएल के अंदर, इस तरह एरो उन्होंने बनाए होते हैं। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का पूरा सिनेरियो देंगे, लास्ट पे जाके एरोस बताएंगे, हाँ भाई टाइप 1 इंक्रीज डिक्रीज, टाइप 2 इंक्रीज डिक्रीज, फिब्रोब्लास्ट इंक्रीज डिक्रीज, कोलेजन प्रोटीन इंक्रीज डिक्रीज। तो आपने पहले इसको डायग्नोस करना होगा, उसके बाद आपने बताना जी टाइप 1 डिक्रीज, टाइप 2 इंक्रीज, फिब्रोब्लास्ट इंक्रीज, कोलेजन इंक्रीज। ये बातें आपने यहाँ पर याद रखनी। नेक्स्ट आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से यूएसएमएल के अंदर चीजें पूछी जाएंगी, वो ये है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मतलब कि पेशेंट हमारे पास 6 महीने पहले आया था, वो सिम्टम थी, उसको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हमने डायग्नोज किया। अब आफ्टर 6 मंथ वो पेशेंट हमारे पास किसके साथ आ रहा है, पल्मोन, उसको पेरिफेरल एडीमा है, जोगुलर वीनस डिस्टेंशन है, नटमैग लीवर है, असाइटस है, ये वाली सिम्टम आना शुरू हो गई उस पेशेंट के अंदर। तो क्या आप रिलेट कर सकते हो ऐसा क्यों हुआ है जी स्टूडेंट्स। सर डिक्रीज ऑक्सीजन जब लंग्स में होती है तो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ना, तो जिसकी वजह से अगर लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी तो वहाँ पे जो है वो हाइपरटेंशन हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब होगी तो राइट हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो पहले राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, देन फिर राइट फेलियर हो जाएगा, हार्ट फेलियर। और वेरी गुड। फिर उसके बाद अगर ये ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा तो अरिथमियाज भी हो सकते हैं। और उसके अलावा ये हो सकता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो, के स्टार्टिंग में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो, और उसका कार्बन डाइऑक्साइड जब टैकिपनिया होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी। हो सकता है टाइप 1 या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए इसमें।
चलें ठीक हो गया। सर यहाँ पर इसमें सर रेट जेवीपी भी मिलेगी? रेस जेवीपी भैया राइट हार्ट फेलियर है तो राइट हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर आपको जेवीपी मिलेगी, वो जब इसको राइट हार्ट फेलियर होगा। तो सर जी सबसे जी। पहले हमने देखा ये था कि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया। क्या हुआ, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होने की वजह से आपको पता है कि पल्मोनी आर्टरीज के अंदर क्या होती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। जब वहां पर वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, यू नो डैट कि सर अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो आपकी पल्मोनी आर्टरी का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे पल्मोनी आर्टरी प्रेशर इंक्रीज, मतलब पल्मोनी हाइपरटेंशन हो जाएगी। ये सर प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, मोर देन 25 मिलीमीटर मरकरी, इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फिर उसको हम पल्मोनी हाइपरटेंशन डिक्लेयर कर देते हैं। सर जब पल्मोनी हाइपरटेंशन ज्यादा देर तक होती है तो मेरा प्लस राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है जी। अब बच्चों जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, अगर किसी बच्चे को एक बात याद हो, मैंने बताया था कि अरिथमिया का मेन रीजन क्या होता है। एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, अरिथमिया का मेन रीजन क्या था, क्योंकि अरिथमिया यहां से डेवलप होगा जहां तक मैं पहुंच चुका हूँ। सर जब ऐसे भी बोलूं तो मसला हो जाए। जी जी बोलें, वन बाय वन। सर हार्ट की जब स्ट्रक्चर में चेंज आता है, मींस जब उनमें बैलेंस नहीं रहता चैम्बर्स में, जिस तरह से उनकी रेशियो होती है। वेरी गुड सर, आपने बताया था कि कोई भी रीजन, मैंने आपको जनरल चीज बताई हुई, देखा ना कितना लॉन्ग टर्म आपको याद हो गया है कि जब भी मेरे हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ पंगा करोगे ना, तो जाहिर बात है जो उसकी वायरिंग हुई है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कमरा है, कमरा आपने वेंटिकल कंसीडर करना है, उसकी वायरिंग है। इसी तरह आपके हार्ट की वायरिंग, अगर मैं कमरे की एक दीवार को गिरा देता हूँ तो आप सारी वायरिंग खराब हो जाएगी। इसी तरह अगर मेरे पास राइट वेंटिकल का स्कीमिया हो जाए या राइट वेंटिकल की जो मतलब कि हाइपरट्रोफी वो हो जाएगी, तो मेरे पास वो सारी वायरिंग खराब हो जाएगी आपके हार्ट की। दैट कैन लीड टुवर्ड्स द अरिथमिया। तो यहाँ पर हमें अरिथमिया का रीजन ये होता है कि हमारे जो हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास डीजनरेट हो रहा है। तो हार्ट फेलियर बच्चों, अरिथमिया का भी हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट आते हैं जी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो बच्चों ये है मेन चीज कि हमें इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्यों होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अनरिलेटेड सा है। चले वो तो हम कर लेते हैं कि पल्मोनी हाइपोक्सिया, पल्मोनी हाइपरटेंशन, राइट हार्ट फेलियर, और फिर राइट हार्ट फेलियर की सिम्टम आए, स्ट्रक्चर चेंज है, अरिथमिया है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसको क्यों हो रही है, व्हाट डू यू थिंक? जी डॉक्टर सदका आप बताएंगे। सर कोरोनरी आर्टरी डिसीज इसलिए हो रही है बिकॉज इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ सर, अरिदमिया हो रहा है तो सर उसको प्रॉपर जो क्या बोलते हैं टिश्यू है सर, उसको वो नहीं जा पा रहा है, कोरोनरी ब्लड नहीं आर्टरी जा डिजीज पा का रहा। मतलब क्या होता है मैडम, व्हाट इज द ओके मीन सर, ऑफ आप वो वाला सीएडी? बोल दीजिए सीएडी लाइक मतलब कोरोना। जी ओके ओके सर, इसका रीजन तो नहीं मुझे पता। जी जी मैं आपको बता, देखो जी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है भाई जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज में मसला होगा। कोरोनरी आर्टरीज में क्या मसला होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हमने पढ़ी थी सर, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, सर इसका एम आई, वजह से स्टेबल एम आई, अनस्टेबल है, स्टेबल एम आई हो गया हमारे पास, स्टेमी नॉन स्टेमी हो गया, सर मैं स्टेबल एम आई कहा था, स्टेमी नॉन स्टेमी हो गया। और सबके अंदर क्या हो ये रहा है, आपकी तो कोरोनरी मीन के आर्टरी में प्रॉब्लम हो रही है। जी जी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा तो जिसकी वजह से डायस्टोल में कोरोनरी आर्टरीज को ब्लड जाता है, तो इस वजह से कि वो ठीक है जी। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है तो प्रॉपर तो बट डायस्टोल वाली फेज डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड कम जाएगा ठीक हो गया मैडम, कोरोनरी वेरी गुड, आर्टरीज के अंदर। ठीक हो गया, वेरी गुड हो गया। ये हमारे पास रीजन होता है जब आपके पास राइट वेंट्रिकल का एम आई होता है, जिसके पीछे जो मैडम ने रीजन बताया ना, डायलेशन वाला, डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि आपका जो मतलब के राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल की सबसे पहले हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो उसकी हाइपरट्रॉफी की वजह से जो उसकी कोरोनरी आर्टरीज है ना, उसको ब्लड कंप्रोमाइज हो जाता है फेज की वजह से। अब हम देखते हैं जरा लेफ्ट के बारे में कि सर लेफ्ट में क्या मसला आ रहा है। बच्चों थोड़ा सा काइंडली देखिएगा, आउट ऑफ बॉक्स है ये चीज। जब भी आपकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज है, क्या सर ऑटो इम्यून डिजीज है, आपकी बॉडी के अंदर मिलिग्नेंसी है, आपकी बॉडी के अंदर क्रॉनिक डिजीज है, इन सब की वजह से क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। बच्चों ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, जो मिलिग्नेंसी, ऑटोइम्यून डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीज की वजह से रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं, हाइपर कोएगुबिलिटी करवाते हैं। हाइपर को दे विल जनरेट द हाइपर कोएगुएबल स्टेट। अब देखो अगर हाइपर कोएगुएबल स्टेट जनरेट हो जाएगी तो आपको पता है कि सर हाइपर कोएगुबिलिटी मतलब जगह जगह पर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे।
यहाँ पर आपके क्लोट्स बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर इसी तरह का कोई क्लोट है मेरी ब्यूटीफुल लाडा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर ये अगर क्लोट जाके बन जाएगा तो आपको क्या होगा सर? कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी। पेशेंट स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेमी, नॉन स्टेमी, एमआई के साथ आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों रीजन ये होता है, ये किसी मेलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी होता है, क्रोनिक डिजीज की वजह से भी हो सकता है। मेन रीजन आपने ये याद रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट आते सर रिस्पायरेटरी फेलियर। जाहिर बात है रिस्पायरेटरी फेलियर होगा क्योंकि बेचारा से 6 कितने सालों से क्या कर रहा है, फोर्सफुली इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं। उसके अलावा लंग कैंसर, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि जब भी आपके पास हाइपोक्सिया, उसके बाद इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस, और पल्मोनी फाइब्रोसिस की कॉम्प्लिकेशन है लंग कैंसर, तो इनके अंदर लंग कैंसर डेवलप होने का चांस होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन दैट यू कैन सी इन द पेशेंट ऑफ द इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जी नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। बच्चों सिंपल सा है, आपको पता है हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से मतलब वो कोई बच्चा या जो हमारे पास एडल्ट है उसके जो लंग्स है वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होंगे। जब वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होंगे तो उसकी बॉडी क्या करेगी, ज्यादा रिस्पॉन्स शो करेगी। जैसे एज्मा वाले पेशेंट के अंदर हमने बात की थी ना, अब एज्मा वाले पेशेंट के अंदर जो टाइप 1 ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब ये जो हमारे पास पेशेंट होगा, चाहे वो चिल्ड्रन है चाहे वो हमारे पास एडल्ट है, तो इसके जो लंग्स है वो ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी शो करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस के अंदर सर क्या होता है? निमोनाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द एलोविलाई, इन्फ्लामेशन ऑफ एलोविलाई। अब ये इन्फ्लामेशन ऑफ एलोविलाई क्यों हो रही है भाईजान? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से। इस बंदे के जो लंग्स हैं वो बहुत ज्यादा, जहाँ जो उसके ब्रोंक्यूल्स हैं, जो एलोविलाई में बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है किसी भी एलर्जन के लिए। तो काइंडली देखिएगा, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस के अंदर सर हमें ज्यादातर जो हाइपर सेंसिटिविटी नजर आती है वो टाइप 3 और टाइप 4 की आती है। ठीक है जी। अब आपको पता है टाइप 3 के अंदर क्या होता है सर? टाइप 3 के अंदर होता है इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं। टाइप 4 के अंदर क्या होता है? सेल इंड्यूस इंजरी होती है, सेल इंड्यूस इंजरी। अब जैसे ही पेशेंट का एलर्जन के साथ एक्सपोजर हुआ, उसकी बॉडी ने टाइप 3 टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो किया। जब ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 और टाइप 4 होगा, उसकी वजह से इम्यून कम्प्लेक्सेस बनेंगे, टी सेल्स बनेंगे, और ये क्या करेंगे, आपकी जो ब्यूटीफुल सी एलोविलाई है, इस एलोविलाई के अंदर आके इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे। जब इम्यून कम्प्लेक्सेस यहाँ पर डिपॉजिट होंगे तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर इम्यून कम्प्लेक्सेस क्या करवा देंगे बच्चों? इंजरी एंड एज वेल एज द इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन एलोविलाई के अंदर होगी उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं। होता है ऐसा क्यों सर? एलर्जन के साथ एक्सपोजर है वही इन्वायरमेंटल एंटीजेंस सच एज द थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस एंड द एस्परजिलस। बच्चों एक्टिनोमाइसिस और एस्परजिलस हमारे पास फंगस है, एक्टिनोमाइसिस हमारे पास क्या है? ये बैक्टीरियल बग की मतलब क्लास में से आ जाता है। जब एक पेशेंट का बार बार एस्परजिलस के साथ एक्सपोजर है, जो कि मोस्ट कॉमनली जब हमारे पास आता है ना यार, समर का सीजन, समर के बाद जब हमारे पास आता है क्या यार इसको कहते हैं, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। अब स्प्रिंग वाले के वेदर के अंदर या स्प्रिंग वाले सीजन के अंदर क्या होता है भाई, आप एयर के अंदर बहुत सारी एस्परजिलस मालिक्यूल्स होते हैं। तो पेशेंट आपको पता है क्या हिस्ट्री देगा? कहेगा डॉक्टर साहब जब भी हमारे पास ये स्प्रिंग आता है ना तो उस दौरान मुझे ये प्रॉब्लम्स होती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, डिस्निया, टेकिपनिया, फीवर, हेडेक, चेस्ट टाइटनेस, ये वाली सिम्टम आती हैं। लेकिन सिर्फ साल में 1-1.5 महीना ही मुझे आती है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए भाई इस पेशेंट के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम और ये एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहा है। और जो ज्यादातर कॉजेज बच्चे होते हैं वो एक्टिनोमाइसिस और एस्परजिलस होते हैं। ज्यादातर किन के अंदर आपको देखने को मिलता है? फार्मर्स के अंदर, क्योंकि फार्मर्स का एक्सपोजर होता है ना इन चीजों के साथ, फार्मर्स के साथ एंड बर्ड फैंसियर्स के साथ, जिन्होंने भाई परिंदे सरिंदे रखे होते हैं, जो बर्ड्स के फीसिस होते हैं ना, उनके अंदर ये एस्परजिलस ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। और जो फार्मर्स हैं भाई, फार्मर्स का भी इन सारे एनिमल्स के साथ एक्सपोजर होता है, तो इस वजह से इनके अंदर भी ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है। पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कैसे करेगा सर? पेशेंट एक्यूट सिम्टम यहाँ पर काइंडली लिखिएगा, नॉट क्रॉनिक, एक्यूट सिम्टम। पेशेंट आएगा सर एक्यूटली डिस्निया, कफ, चेस्ट टाइटनेस, फीवर एंड हेडेक के साथ आएगा। अब इसके अंदर फीवर क्यों हो रहा है बच्चों? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इंटरल्यूकन रिलीज होंगे, इंटरल्यूकन 1 रिलीज होगा तो पेशेंट को साथ फीवर भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। जब इसका एंटीजन के साथ एक्सपोजर खत्म करोगे तो ये खुद ब खुद जो डिजीज है वो हमारे पास ठीक हो जाती है। ठीक है जी, तो सेल्फ लिमिटेड डिजीज है जी, जो खुद ठीक हो जाएगी। कब? जब आप इसके एलर्जन को क्या कर दोगे, रिमूव। वो इसलिए तो आपको कह रहे हैं ना कि जब मतलब स्प्रिंग आता है उसी टाइम पे मुझे सिर्फ सिम्टम आती है, उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। तो आपने कह रहे हैं भाई परेशानी होना, सिर्फ आपने ये जो प्रिकॉशंस है उनको फॉलो करना है। अगर सीवियर सिम्टम आ रही है, ब्रोंकोडायलेटिस वगैरह देते, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने करना है इस पेशेंट का।
chronically leads to irreversible fibrosis with the non-caseating granulomas, alveolar septal thickening and the tracheal bronchiectasis। वही बात है कि सर अगर उस पेशेंट का क्रॉनिक एक्सपोजर हो रहा है, मतलब बार बार अगर उसका एक्सपोजर हो रहा है, 15 से 20 दफा वो एपिसोड हो चुका है पिछले 10 से 12 सालों के अंदर है, इसका मतलब ये कि भाईजान इस पेशेंट के अंदर इरिवर्स, देखो ना बार बार इंजरी हो रही है, बार बार इंजरी हो रही है, तो आपको पता है इंजरी की वजह से क्या हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है। और फिर उस फाइब्रोसिस की वजह से पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस के साथ अब प्रेजेंट करेगा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की सिम्टम के साथ। और इन सब के अंदर क्या हो रहा है, उसकी एलोवेरा की थिकनेस हो रही है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस, जो उसके ब्रोंक्यूल्स हैं बच्चों वो डायलेट हो जाएंगे, जो मैंने आपको कल भी इसका रीजन बताया था ब्रोंकिएक्टेसिस की, जब भी आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना कहीं पर, और जब हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, बाहर पर इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसकी वजह से ब्रोंकियोएक्टेसिस होती है, क्योंकि आपकी जो वॉल्स होती हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखनी है। दैट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। यूवर्ड के अंदर एमसीक्यूज है, फार्मर से रिलेटेड और एक बच्चे से रिलेटेड, 2 एमसीक्यूज आपके यहाँ पर सॉल्व हो गए। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस इजी टॉपिक है, आप बच्चों ने काफी ज्यादा ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले व्हाट इज द सार्कोडोसिस। सर सार्कोडोसिस इज द ऑटोइम्यून कंडीशन autoimmune inflammatory non-caseating granuloma formation disease that involves multiple systems। तो बच्चों जहां पर भी जो भी डिजीज मल्टी सिस्टेमिक है ना, समझ लो कि वो आपके यूएस असेंबली वालों की वो फेवरेट डिजीज है, जो भी मल्टी सिस्टेमिक है, चाहे वो सार्कोडोसिस है, चाहे वो आपके पास एसएलई है, चाहे वो हमारे पास रिमाटोइड आर्थराइटिस है, चाहे वो आपके पास जो भी ऐसी डिजीज है जो मल्टी सिस्टेमिक है, जो मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही है। देखो आपके सिंड्रोम में से ज्यादा क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि जो ज्यादा सिंड्रोम होते हैं उनमें मल्टीपल जो सिस्टम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। चाहे आप गुड पार्सल सिंड्रोम की एग्जांपल ले लो, इसके अलावा आप क्लाइनफील्ड सिंड्रोम की बात कर लो, उसके बाद आप पिटाउ सिंड्रोम की बात कर लो, डाउन सिंड्रोम की बात कर लो, जितने भी सिंड्रोम्स हैं सबके अंदर मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए वो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बच्चों सार्कोडोसिस ये जो कंडीशन है इसके अंदर भी आपके मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। मल्टीपल माइलोमा कंडीशन के अंदर भी मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपने अच्छे से करना है, इसकी सिम्टम को आपने बहुत ध्यान से करना है। तो सार्कोडोसिस सर ऑटोइम्यून कंडीशन है, इसके अंदर नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं, और वो ग्रैनुलोमा क्या करते हैं, लंग्स में डिपॉजिट होंगे, लंग्स वाली सिम्टम, हार्ट में डिपॉजिट, हार्ट वाली सिम्टम, उसके अलावा अगर ये बोन मैरो के अंदर डिपॉजिट, बोन मैरो आपके पास डिप्रेशन हो जाएगा, तो मतलब स्किन के अंदर डिपॉजिट, स्किन गई, नर्व्स के अंदर डिपॉजिट, नर्व्स की इंजरी हो जाएगी। तो ये मल्टी सिस्टेमिक डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं कि सर इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इस पेशेंट के अंदर किस तरह की सिम्टम आती हैं। तो काइंडली देखिएगा, सबसे पहले होता क्या है, नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमा के अंदर हमारे पास आता है एंटीजन। इस एंटीजन को कौन पकड़ता है बच्चों, सबसे पहले आपके एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। जब एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंटीजन को पकड़ते हैं तो वो क्या करेंगे, इसको लेके जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वैसे में आपका मैक्रोफेजेस भी, आपके टी सेल्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जिन्होंने प्रेजेंट सेल करना होता है आपके हायर सेल्स को। हायर सेल्स यहाँ पर कौन से सर, टी सेल्स, स्पेसिफिकली कौन से टी सेल्स, CD4 सेल्स आपने यहाँ पर याद रखने। तो बच्चों एंटीजन आया, मैक्रोफेजेस ने पकड़ा, टी सेल्स के पास लेके गए, स्पेसिफिकली कौन से टी सेल्स के बाद बच्चों, CD4 याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब हमारे पास CD4 सेल्स के पास एंटीजन ये मैक्रोफेज लेके आता है, तो CD4 सेल्स क्या करेंगे, ये इंटरल्यूकिन 2 को रिलीज करेंगे, और इसके बाद ये हमारे पास जो मजीद लिम्फोसाइट सेल्स हैं, जैसे कि CD8 हो गया, उसके बाद जो दूसरे लिम्फोसाइट मजीद मैक्रोफेजेस को भी ये एक्टिवेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके न्यूट्रोफिल्स को, असिनोफिल्स को, सारे सेल्स को ये CD4 सेल्स क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जब ये मल्टीपल आपके सेल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे सेल्स बच्चों एक्टिवेट होते हैं, तो पता है ये क्या करते हैं, ये दरमियान में आपका पड़ा हुआ है एंटीजन, ये इस एंटीजन के खिलाफ इसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, यहाँ पर सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे सेल्स इकट्ठे होना शुरू हो गए। सबसे पहले मैक्रोफेज दरमियान के अंदर होते हैं, फिर साइडों की तरफ क्या बनते हैं आपके, ये टी लिम्फोसाइट सेल इकट्ठे हो जाते हैं। तो सर सब सेल्स इस तरह इकट्ठे होंगे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर, दैट इज अ ग्रैनुलोमा।
तो ये इस तरह के बच्चों आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ग्रैनुलोमास बनते हैं। जब हंड्रेड्स ऑफ ग्रैनुलोमास बनेंगे तो ये ग्रैनुलोमा क्या करेंगे, फिर आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज के साथ जाके डिपॉजिट होंगे। जब ये वहां पर डिपॉजिट होंगे तो वो आपके पास इन्वॉल्विंग ऑर्गन्स क्या आ जाएंगे, कंप्रोमाइज की तरफ जाएंगे, मतलब उनके अंदर ये सिम्टम्स काज करेंगे। अब बात करते हैं कि सर कैसे सिम्टम होंगी, कौन कौन सी होंगी, जरा वो भी सारी बता दें। सबसे पहले क्या है सर, करेक्टराइज इम्यून मीडिएटेड वाइड स्प्रेड नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास। अच्छा वैसे इन्होंने यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन नहीं लिखा हुआ, अगर पुरानी बुक देखो ना तो सार्कोडोसिस वाली जो कंडीशन है ना, ये ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर ये बहुत कॉमन होती है। तो इसलिए ये अफ्रीकन अमेरिकन मैंने याद रखा होता, जहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन है तो मैंने 2-3 डिजीज याद रखी होती कि ये ज्यादातर वही होंगी। एक हमारे पास ये सार्कोडोसिस होती है, इसके अलावा 3 अभी वो 1-2 और मेरे ज़हन में नहीं आ रही, वो भी सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर ही ज्यादा कॉमन होती है। तो ये अगर आपके यूएसएमएली वालों अगर ये चीज लिखी हो ना तो इससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपका डायग्नोस क्या बन सकता है, अगर आपको दूसरी कंडीशन से समझ नहीं आ रही हो। नॉन केशिएटिंग बच्चों ग्रैनुलोमास बनते हैं, वही बात है, ये ग्रैनुलोमास क्या करेंगे, मल्टी सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट करवाएंगे। सबसे पहले सर एलिवेटेड सीरम एसी इनहिबिटर लेवल्स। बच्चों जो आपके पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये आपके लंग्स के सेल से ही रिलीज होता है। क्या सर, जो एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये कहाँ से रिलीज होता है, आपके ये लंग्स के सेल से होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये आपके एलोविलाई से रिलीज हो रहा है, या एलोविलाई के अंदर जो मैक्रोफेजेस है वो इसको रिलीज करे, स्पेसिफिकली नाम सेल्स का नहीं पता, बट ये आपके लंग्स के सेल से ही रिलीज होता है। अब जब यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो वहां पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लामेटरी सेल्स का भी नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो इन्फ्लामेटरी सेल्स क्या करवाते हैं, इस एसी इनहिबिटर्स की अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब आपके पास एसी इनहिबिटर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 को बनाएंगे, एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, हाइपरटेंशन काज करता है। तो सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट के अंदर आपको हाइपरटेंशन भी नजर आ सकती है। ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर है कि जो एसी इनहिबिटर है ना, ये किन के अंदर इंक्रीज होता है, तो ये सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट के अंदर इंक्रीज होता है। तो क्यों इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं आपके लंग्स के अंदर, क्योंकि ये आपके जो लंग्स है उनके सेल से ही एसी इनहिबिटर रिलीज होता है। नेक्स्ट आते हैं सर ये सेल्स आप एलिवेटेड, ग्रैनुलोमास की बात कर रहे हैं? जी ग्रैनुलोमास की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एलिवेटेड CD4 CD8। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि सबसे पहले जो आपके सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पर काइंडली देखिएगा, सबसे ज्यादा जो एक्टिवेशन होती है हमारे पास सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट के अंदर वो CD4 सेल्स की होती है। तो जो CD4 सेल्स है ना, ये इंक्रीज हो जाते हैं बच्चों जब CD4 सेल्स बटा CD8। अब CD4 सेल्स का क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, CD नीचे वाले का भी इंक्रीज होता है, लेकिन CD4 का ज्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए जो इनकी रेशो होती है वो हमें क्या मिलती है, इंक्रीज। अच्छा कोई मुझे बता सकता है नॉर्मल रेशो क्या होती है CD4 और CD8 की? सर 2:1। क्या 1.5 1.5 से लेकर 2 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो जो हमारे पास सार्कोइडोसिस वाला पेशेंट होता है इसमें हमें 3.5 से ज्यादा इंक्रीज मिलती है इनकी रेशो। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर ये देख लो, मैंने आपको बताया था, देखो आपका उस्ताद गलत नहीं बात बताता आपको, ब्लैक फीमेल्स। तो अफ्रीकन अमेरिकन भाई वो सारे ब्लैक्स हैं, इसलिए अब उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन का वर्ड निकाल के ना उधर ब्लैक फीमेल्स लिख लिया। अगर आप 2022 वाला फर्स्ट ईयर की बुक देखो ना, उसकी पहली लाइन में लिखा होगा अफ्रीकन अमेरिकन। ओफन एसिम्टोमेटिक से ज्यादा ये पेशेंट एसिम्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सिम्टम इनके अंदर डेवलप होती है या फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है बच्चों, वो होती है इसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। कौन से लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं, जो इसके हाइलम के साथ होते हैं यहाँ पर, जिनको हम हिलार लिम्फ नोड्स कहते हैं ना, हिलार लिम्फ नोड। बच्चों सबसे पहले हिलार लिम्फ नोड्स की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, आपके हिलार लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है। फर्स्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम का पूछा जाता है कि अगर ये मेरे पास कोई पेशेंट है अफ्रीकन अमेरिकन है, वो आपके पास आया है तो आपने उसका एक्सरे करवाया है, ठीक है जी, तो एक्सरे के ऊपर आपको सबसे पहले क्या फाइंडिंग नजर आएगी, तो आपने कहना भाई हिलार लिम्फ एडिनोपैथी मुझे नजर है, चाहे वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन उसके हाइलम के अंदर ये नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास लिम्फ नोड्स में डिपॉजिट होकर वहां पर इन्फ्लामेशन काज करवा देते हैं। ये पहली सिम्टम काइंडली याद रखिएगा। चेस्ट एक्सरे है जी, चेस्ट एक्सरे शो बायलेटरल लिम्फ एडिनोपैथी एंड कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटी। दो चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई हैं कि सर एक तो जो उसके लिम्फ नोड्स होंगे, कौन से लिम्फ नोड सर, बायलेटरल, दोनों साइडों के हाइलम वाले। देखो हाइलम कौन सा एरिया होता है सर, हाइलम हम ऐसे एरिया को कहते हैं जहां से जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो टिश्यूज होते हैं उनका ऑर्गन्स के अंदर एंट्री होती है। चाहे आप किडनी है, किडनी के अंदर एंट्री होगी वो हाइलम के जरिए होती है, आपके लंग्स के अंदर जो एंट्री हो रही है आपके ब्रोंकाई की, ब्लड वेसल्स की, वो हाइलम के जरिए होती है। और इसके साथ यहाँ पर क्या पड़े, ये आपके लिम्फ नोड होते हैं।
नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास इनके अंदर डिपॉजिट होते हैं, तो आपके हाइलम के अंदर क्या करवा देते हैं बच्चों, इन्फ्लामेशन काज करवा देते हैं, जो आपको यहाँ पर नजर भी आ रही है। अगर आप देखोगे ना तो ये आपको हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ये इन्फ्लामेशन है सारी। बाइलेटरल अगर नजर आए ना, बाइलेटरल लिम्फेडिनोपैथी बच्चों आपको नजर आए, तो ये ज्यादातर सार्कोडोसिस का पेशेंट ही होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सर, क्या और दूसरे नंबर पर रेटिकुलर ओपेसिटीज। रेटिकुलर ओपेसिटीज ये सारी रेटिकुलर ओपेसिटीज। ओपेसिटीज मैंने आपको बताया था ना कि व्हाइटनेस जो आपको नजर आती है, और अगर वो पैची हो तो उसको हम रेटिकुलर कहते हैं। रेटिकुलर का मतलब पैच के अंदर नजर आए, तो ये भी आपको सार्कोडोसिस की दूसरी सिम्टम है। जब आपके पास जो ग्रैनुलोमास है ना, वो लंग्स के पैरेन्काइमा को जाके इन्वॉल्व कर दें और वहां पर उनकी अंदर इन्फ्लामेशन काज हो, तब आपको ये रेटिकुलर नजर आता है। सीटी स्कैन सर करवाया उसका। CT scan of the chest better demonstrate the extensive hilar and mediastinal lymphadenopathy। तो मैंने देखो बच्चों इसका CT स्कैन ये इन्होंने ड्राई किया हुआ है, कि वो कह रहे हैं जब आप इसका CT स्कैन करोगे ना, तो CT स्कैन के ऊपर आपको बेटर नजर आएगा लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, तो ये आप इसका CT स्कैन भी करवा सकते हो। अच्छा, आप इसका पहले CT स्कैन कराओगे कि या इसका आप चेस्ट एक्सरे पहले कराओगे? क्योंकि जो ज्यादा बेहतर आपको ये व्यू नजर आ रहा है वो आपको CT स्कैन के ऊपर नजर आ रहा है। तो एक 45 साल की फीमेल है, अफ्रीकन अमेरिकन है, तो आपको लग रहा है कि इसके अंदर ना सार्कोडोसिस हो सकता है सिम्टम की बेस के ऊपर, तो आप उसका पहले एक्सरे कराओगे या CT स्कैन कराओगे? जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, नमाज का भी टाइम हो रहा है, जल्दी करें स्टूडेंट। सर एक्सरे। पहले एक्सरे करवाएंगे सर, लेकिन बेटर व्यू तो CT स्कैन से आ रहा है। सर थोड़ा सर अंदाजा पैसे हो नहीं है जाएगा ना पेशेंट उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग से। क्या बात है डॉक्टर जरियाब, आज तो आपने कमाल कर दिया कि सर कभी भी हम जो हाई रेडिएशन एक्सपोजर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो पहले नंबर पर नहीं करते। पेशेंट मेरे पास आ रहा है, मैंने आते उसका CT स्कैन MRI नहीं करवाने, मैंने उससे पहले क्या लेने, क्लूज लेने, चाहे वो मैं लैब टेस्टिंग से लूं, चाहे वो हमारे पास एक्सरे से लूं, क्योंकि आपको पता है मेरे पास अगर ECG है या अगर आपके पास एक्सरे है तो उससे आपको आइडिया पहले होना चाहिए। तो एक्सरे के ऊपर आपको यहाँ पर लग रहा है कि सर सार्कोडोसिस हो सकती है, सिम्टम और एक इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि सार्कोडोसिस हो सकती है, आपको 2 क्लू मिले, फिर आपने इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाना है जिनको हम इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज सर याद फिर रखिए, सीटी मेडिसिन करवाते का क्यों बहुत है बड़ा असर अगर है। एक्सरे और सिम्टम्स पे से हमें पता चल रहा है सार्कोडोसिस का, सीटी की क्या जरूरत है फिर? सर सिटी के ऊपर हमें एग्जैक्ट डायग्नोज बन गया, जो नहीं हमारे पास करवा कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन है बच्चे, वो CT स्कैन कंफर्म कर रही है कि भाई है यही है। ये जी वो तो आपकी बात ठीक है, जैसे हम्म गोल्ड स्टैंडर्ड कोई किसी भी डिजीज का होता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम्म। सिम्टम से और एक्सरे से हमें कंफर्म क्लू मिल गया सार्कोडोसिस का, तो फिर सीटी क्यों करवा रहे हैं? सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपके पास ऑप्शनल है। अगर आपको स्टिल अब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, आधे डॉक्टर तो इन्वेस्टिगेशन करवाते ही नहीं है, वो सिम्टम देखते हैं, आपको मेडिसिन है जी, ये मसला है, ये आपको मेडिसिन दे दी। कुछ होते हैं जो छोटी इन्वेस्टिगेशन, उनको छोटी इन्वेस्टिगेशन से आइडिया हो जाता है। लेकिन जो प्रोटोकॉल्स है ना बच्चों, प्रोटोकॉल्स यही है, क्लिनिकल सिम्टम, नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन, और फिर उसके बाद हम इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये आपके प्रोटोकॉल्स हैं, ये आपने फॉलो करने ही करने। बाकी आपकी मर्जी, क्या आप अपने क्लिनिक में बैठ के जो कुछ मर्जी करो, बट दीज आर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स दैट यू हैव टू फॉलो। नेक्स्ट आते हैं कि सर अगर मेरे पास पेशेंट है सार्कोडोसिस का, तो वो किन सिम्टम के साथ आ सकता है? यार इन्होंने निमोनिक भी लिख दिया है, चेंज कर दिया है इस नई बुक के ऊपर ना, पुरानी बुक के ऊपर निमोनिक था एग्लियर के नाम से, बस स्टिल यार वो एग्लियर वो बड़ा अच्छा निमोनिक था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ना ये सार्कोइड्स वाला निमोनिक लिख दिया है। तो चलें कोई भी है, आप वो वाला याद कर लो या ये वाला याद कर लो, वैसे वो ज्यादा इजी था, तो उससे हमें इसकी सिम्टम्स याद रहेंगे। बच्चों सबसे पहले आपको जो नॉन केशिएटिक ग्रैनुलोमास है, जब ये आपकी नर्व्स के अंदर डिपॉजिट होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये किस नर्व के अंदर जाके इन्वॉल्व होता है, दैट इज द फेशियल नर्व। किसके अंदर बच्चों जाके डिपॉजिट हो रहा है? फेशियल नर्व के अंदर। जब फेशियल नर्व के अंदर डिपॉजिट होगा तो पेशेंट के अंदर यूनिलेटरल फाल्सी हो जाएगी। मैं आपको इसकी सिम्टम दिखा देता हूँ, ये देखो बच्चों, दैट इज अ बेल्स पाल्सी पेशेंट। जो साइड इन्वॉल्व होती है बच्चों वही आपको इम्पेयर नजर आती है। तो इसकी राइट साइड इन्वॉल्व है, तो राइट साइड की आपको क्या नजर आ रही है? ये देखो, ताकि ये लिप्स नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट है, ये देखो, ड्रॉपिंग कॉर्नर ऑफ द माउथ, इनएबिलिटी टू रिंकल ब्रो, मतलब कि अपने वो जो इनका भी है आईब्रो, के ऊपर आपको रिंकल्स नजर नहीं आएंगे, ड्रॉपिंग आईलेट्स, आपको जो आईलेट है वो ड्रॉपिंग नजर आ रहा है, इनएबिलिटी टू क्लोज आईज, इसके बाद इनएबिलिटी टू पफ चीक एंड एसिमेट्रिकल स्माइल। ठीक है, एसिमेट्रिकल स्माइल काइंडली याद रखिएगा, जो उसकी साइड है वो आपको फालसी नजर आ जाएगी। मेन सबसे जो सिम्टम होती है ना फालसी की, ये इसकी जो कॉर्नर ऑफ माउथ होता है ना, ये नीचे की तरफ ड्रॉप होता है।
तो ये काइंड याद रखिए, दैट इज द पेशेंट ऑफ द बेल्स पाल्सी, न्यूरॉन्स के उसके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर, और इसको डिटेल में डिस्कस करें कैसे होता है ये। तो लेकिन जो पहली सिम्टम हमारे पास, पहली तो नहीं कहूंगा, जो आपको एक सिम्टम नजर आ सकती है सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट के अंदर, दैट इज अ बेल्स पाल्सी। और वो क्यों है बच्चों? आपका नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास न्यूरॉन के अंदर जाके डिपॉजिट होकर इन्फ्लेमेशन काज करती है, उसकी डिस्ट्रक्शन करवाती है। नेक्स्ट है जी पैरोटिड इनलार्जमेंट। जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है, वो पैरोटिड ग्लैंड की भी क्या हो सकती है? इनलार्जमेंट। वही है वो डिपॉजिट ग्रैनुलोमा जानकर यहाँ पर। ग्रैनुलोमा बच्चों याद रखिएगा, दो टाइप्स के ग्रैनुलोमास होते हैं जनरल पैथोलॉजी के अंदर, मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक होता है कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा, एक होता है नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा। कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा किसमें नजर आता है बच्चों? काइंडली जल्दी जल्दी बताइएगा मुझे। टीबी के अंदर। वेरी गुड। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर सर हमें कैशिएटिंग सिफिलिस, ग्रैनुलोमा नजर आता है। ओके, सिफिलिस, हाँ हाँ। और जो नॉन, हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद सर हमारे पास जो नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा, ये मल्टीपल डिजीज के अंदर नजर आता है, नॉट ओनली इन सार्कोइडोसिस, और भी काफी सारी ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जो आपके ब्लड वेसल से रिलेटेड होती है, जिनको वस्कुलाइटिस, वस्कुलर चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 पैथोमा के अंदर जाकर पढ़ेंगे। बट यहाँ सर पर जो बात है हॉजकिन लिम्फोमा में। जी जी, आगे आते हैं कि सर हमारे पास ग्रैनुलोमास नॉन कैशिएटिंग बनते हैं इसके अंदर, सार्कोइडोसिस के अंदर, कंटेनिंग द माइक्रोस्कोपिक शोमैन एंड द एस्ट्रॉइड बॉडीज। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि सर दो टाइप्स के हमें इसके अंदर बॉडीज मिलती हैं। हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है, जैसे मैंने आपको उसके एज्मा के अंदर लिखवाया था ना, कि एज्मा के अंदर हमें दो टाइप की हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं। कौन सी थी जी? Cushman spirals and Charcot Leyden crystals. वेरी गुड, कि सर उसके अंदर चारकोट लीडन क्रिस्टल थे और सर कर्शमैन स्पाइरल था। इसी तरह इस पेशेंट के अंदर हमें शोमैन बॉडीज और एस्ट्रॉइड बॉडीज मिलती है। ठीक है जी, मतलब कि इसी तरह ये लॉन्गिट्यूडनल सी बॉडीज होती हैं। यहाँ पर इसकी ना एक फोटो है उसके अंदर, व्यू वर्ल्ड के अंदर, तो मैं आपको शेयर करूंगा, उसके आपको ये शोमैन और एस्ट्रॉइड बॉडीज नजर आ जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं सर, और क्या नजर आता है? रीमाटोइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी। ठीक है, तो आपने ना इस निमोनिक को फॉलो करना है बच्चों। देखो, सबसे पहले एस है तो एस से शोमैन, ए से एस्ट्रॉइड बॉडीज, आर से रीमाटोइड आर्थराइटिस लाइक सिम्टम। ठीक है, वो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के अंदर आपको सिम्टम्स नजर आएगी, सिमेट्रिकल सिम्टम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिमाटोइड आर्थराइटिस के अंदर आपको सिमेट्रिकल, अगर राइट आपके पास नी इन्वॉल्वमेंट है तो लेफ्ट की भी होगी, सिमेट्रिकल सिम्टम आती है। ये बड़े मतलब इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोज होता है आपके रिमाटोइड आर्थराइटिस का। तो यहाँ पर भी हमें बायलेटरल आर्थराइटिस इस पेशेंट के अंदर नजर आएगा, उसके जॉइंट्स के अंदर पेन हमें नजर आएगी। फिर आता है सी है सर हाइपर कैल्सीमिया। और इस पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया बच्चों क्यों हो रहा है? इसका रीजन होता है अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। जो आपकी ग्रैनुलोमास है ना, ये नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास, ये एक एंजाइम को रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। और अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज क्या करता होता है सर? अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिवेट करता है विटामिन डी को, उसकी 125, जिसको मैंने कहा था ना, क्या नाम था उसकी एक्टिविटी फॉर्म का? कैल्सीट्रायोल, कैल्सीट्रायोल। तो बच्चों ये जो कैल्सीट्रायोल एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, ये अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज से बनती है। तो अगर विटामिन डी होगा तो विटामिन डी क्या करवाता है सर? कैल्शियम को इंक्रीज करवाता है। कैसे करवाता है? बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम योर जीआईटी ट्रैक्ट। तो इस वजह से हमें सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया नजर आता है। इसके अलावा बच्चों जब ये आपके यूविया के अंदर, दैट इज अ सेकंड एंड थर्ड लेयर ऑफ योर आईज, तो जो यूविया है उसके अंदर जब जाके ये डिपॉजिट हो गया तो उसकी इन्फ्लामेशन काज करवा के यूवीआइटिस काज करवा देता है। ठीक है जी, तो ये यूवीआइटिस आपने ये ओ से याद रखना, ओक्यूलर यूवीआइटिस। आगे आई है, तो आई से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सार्कोइडोसिस ज्यादा है ना रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर, हमने कहा था सार्कोइडोसिस भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज करवाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है जो आपकी सार्कोइडोसिस की वजह से भी होता है। ये एक्टिव विटामिन डी एक्टिवेशन, वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया। ऐसे से क्या बनेगा सर? स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस क्या है सर? पेशेंट के अंदर एरिथेमा नोडोसम एंड द ल्यूपिस पर्नियो। ल्यूपिस पर्नियो जैसे आपको एसएलई के अंदर नजर आता है ना, ये देखो, ये है ल्यूपिस पर्नियो। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ल्यूपिस पर्नियो। और ये जो इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज है ल्यूपिस पर्नियो, ये आपको एसएलई के अंदर भी नजर आती है और ये आपको इस पेशेंट के अंदर, सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट के अंदर भी नजर आती है। बाकी आपको पता है एरिथेमा नोडोसम, जो आपके एंटीरियल पार्ट ऑफ योर लोअर लेग है, वहां पर आपको इन्फ्लामेशन अगर नजर आए तो उसको हम एरिथेमा नोडोसम कहते हैं। बच्चों इसका आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है? सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट कैसे करना होता है? दैट इज द बाय गिविंग द स्टीरॉइड। स्टीरॉइड देगा, इम्यून सिस्टम कंप्रेस होगा, इम्यून सिस्टम कंप्रेस होगा तो पेशेंट की सिम्टम क्या हो जाएंगी? काफी हद तक इंप्रूव हो जाती हैं, टोटली रिजॉल्व स्टिल नहीं होती। तो ये था बच्चों आपका जो सार्कोइडोसिस वाला टॉपिक था। इसके अंदर आपने सिम्टम्स याद रखनी है, वही है सार्कोइड्स, इससे याद रख लीजिएगा। आई की इन्वॉल्वमेंट,
जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट, स्किन की इन्वॉल्वमेंट और नर्व की इन्वॉल्वमेंट, काइंडली ये याद रखिएगा। बाकी डायग्नोस कैसे करना है आपने सिम्टम की बेस के ऊपर, एक्सरे की बेस के ऊपर, हाइपरकैल्सीमिया की बेस के ऊपर, ACE की लेवल का इंक्रीज होना उसकी बेस के ऊपर, CD3, CD4, CD8 की रेशियो इंक्रीज उसकी बेस के ऊपर आपने इसका डायग्नोस करना है। देखो हमने सारी इन्वेस्टिगेशन पढ़ ली है, बातों बातों में आपने इसकी पूरी मेडिसिन पढ़ ली है। यहाँ पे लिखा है ना स्टीरॉइड्स मतलब ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स देने, मेडिसिन के अंदर जाके मजीद हमने पढ़ना कि भाई प्रेडनिसोलोन आपने देना इस पेशेंट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन कम करेगा बैट्स। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, हाइपरकैल्सीमिया है तो उस पेशेंट का आपने कैल्शियम को कम करना होगा, तो नॉर्मल स्लाइन वगैरह स्टार्ट के अंदर हम उसको दे दें। तो बच्चों ये आपका सार्कोडोसिस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली कवर हो गया, मेडिसिन का भी हमने यहाँ पे देख लिया है, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग भी देख लिया है, ये आपको नजर आ रहा है ये पूरा, अगर आप इसको नोटिस करो ना तो ये ग्रैनुलोमा ही बना हुआ आपके पास। एक्सरे की फाइंडिंग, सिटी स्कैन की फाइंडिंग भी हमने यहाँ पे देख ली। नेक्स्ट आते हैं सर मीजोथीलियोमा। सबसे पहले मीजोथीलियोमा होता क्या है बच्चों, जो आपकी मीजोथीलियम होती है, क्या सर, मीजोथीलियम। अब मीजोथीलियम कैसा है, जाहिर बात है जैसे एपिथीलियम होती है, मीजोथीलियम मेरे पास लेयर है, लेकिन बच्चों ये लेयर पता है किसकी है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो ना तो मीजोथीलियम आपकी लेयर होती है प्लूरल कैविटी की, जो विजुअल प्लूरा होता है जो उसके सेल्स होते हैं ना वो मीजोथीलियम सेल्स होते हैं, उनकी ये वाली एपिथीलियम होती है। तो अगर इन मीजोथीलियम सेल्स के अंदर क्या हो जाए, ट्यूमर बन जाए, बिनाइन ट्यूमर बन जाए, तो उस कंडीशन को बच्चों हम क्या कह रहे हैं, मीजोथीलियोमा। अभी मैं आपको बताता हूँ मीजोथीलियोमा से कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। पहली बात तो काइंडली याद रखिएगा, जो आप इस डायग्राम को देख रहे हैं ना, तो ये आपको किस एरिया को इन्वॉल्व कर रही है, पेरिफेरल एरिया को, ये देखो पेरिफेरल एरिया, क्योंकि आपके प्लूरल कैविटी के अंदर जो लेयर्स हैं उन्हीं के अंदर मीजोथीलियम है ना, तो उन्हीं के अंदर क्या होगा, मीजोथीलियोमा बनेगा। लेकिन सर इस मीजोथीलियोमा का रीजन क्या होगा वो भी बता दें, और कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो पूछी जाती हैं यूएस असेंबली एग्जाम के अंदर तो काइंडली याद रखिएगा। सबसे पहले सर मेलिग्नेंसी ऑफ द प्लूरा, ठीक है जी, तो ये कैंसर किसका है, आपके प्लूरा का, एसोसिएटेड विद द एस्बेस्टोस। चलो जी एमसीक्यूज उठा लो, एनआरई वालों आप भी। मीजोथीलियोमा किस वजह से होता है, एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर। और एस्बेस्टोस कहाँ पर होता है भाई, बिल्डिंग्स जो आप बिल्ड करते हैं, जो वो छत बनती है ना ऊपर, आपने देखा होगा जो हम छत बनाते हैं रूफिंग, वहां पर ये एस्बेस्टोस होता है। तो जो काम ये जिनका ये वाला एक्सपोजर होगा उनके अंदर एस्बेस्टोस बॉडी के अंदर जा रहा होगा, एस्बेस्टोस जाएगा तो मीजोथीलियोमा उनकी बॉडी के अंदर हो सकता है, ठीक है जी। मे रिजल्ट इन द हेमरेजिक प्लूरल एफ्यूजन, कि सर ये प्लूरल एफ्यूजन भी करवा सकती हैं। कौन सी एफ्यूजन, हेमरेजिक, मतलब कि लेट्स सपोज अगर ये वाला ट्यूमर मेरी प्लूरल कैविटी के अंदर बनता है तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होंगी ये उन ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, उनसे ब्लड आउट आएगा और आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर वो ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्लूरल एफ्यूजन। इसके अलावा ये क्या काज करवाता है, प्लूरल थिकनेस, जाहिर बात है ट्यूमर होगा तो उस एरिया के अंदर थिकनेस भी हो जाती है। अब आते हैं सर इसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर, कि जब मैं इसका पेशेंट है मीजोथीलियोमा वाला, बायोप्सी की मैंने, इसका बायोप्सी के बाद मैं देख रहा हूँ कि भाई किस तरह की चीजें हमें इसके अंदर मिलेगी। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है मीजोसिमोमा बॉडीज, आपको क्या मिलेगी, ये जो आप सामने डायग्राम देख रहे हैं ना बच्चों, ये है कैल्सिफिकेशन जो आपको नजर आ रही है ये सारी, इस कैल्सिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, डेट इज अ सिमोमा बॉडी। हाँ जी सदका, सिमोमा बॉडी किस किस में बनती है, पैपिलरी कार्सिनोमा में बनती है सर, और ग्लूकोमा में बनती है सर। ओके एंड जी सर, और सर उसमें भी बनती है, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी का एक ट्यूमर है सर, समोमा बॉडी। सर चिल्ड्रन का ही है वो सर, मुझे याद नहीं आ रहा, मेडुलोब्लास्टोमा आई थिंक सो। नेफ्रोब्लास्टोमा की बात कर रहे हो, जी जी सही कह रहे हो, नेफ्रोब्लास्टोमा है उसमें होता है। ओके, नेक्स्ट, यही पता था मुझे। ओवेरियन कैंसर के अंदर आपको सिमोमा बॉडीज मिलती हैं, उसके बाद मेनिंजियोमा में मिलती हैं, ग्लाइकोमा में मिलती हैं, पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर मिलती हैं, और एक हमने यहाँ पर देख लिया मीजोथीलियोमा के अंदर आपको ये सिमोमा बॉडीज मिलती हैं, ये आपने साथ साथ यहाँ पर याद रखते जाना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सर, इसमें सिमोमा बॉडीज हमें मिलेंगी जब इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको क्या नजर आएगा, यही सेल्स हैं, पोलोगोनल ट्यूमर सेल्स होंगे, माइक्रोविलाई, डेस्मोसोम, टीनोफिलामेंट्स, मतलब कि ये सारी ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की फाइंडिंग्स हैं, तो जो ज्यादातर नहीं पूछी जाती होती, लेकिन ये आपने अगर पूछी जाए तो याद रखिएगा कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हमें इस तरह के उसके डेस्मोसोम मिलेंगे, छोटे छोटे विलाई मिलेंगे, टोनोफिलामेंट्स इस तरह के, ऐसे ना इनको इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको टोनोफिलामेंट्स कहते हैं। आई थिंक इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू का। आगे बच्चों और आपको क्या पॉजिटिव मार्कर्स क्या नजर आते हैं,
मेसोथेलियोमा के अंदर, वो है कार्लरेटिनिन एंड द साइटोकैरेटिन। बच्चों ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो कार्लरेटिनिन और जो साइटोकैरेटिन, आई गेस मैंने इसी के अंदर पॉजिटिव पढ़ा है, इसके अलावा मैंने किसी भी कार्सिनोमा के अंदर ना ये पॉजिटिव नहीं पढ़े। कार्लरेटिन, हाँ साइटोकैरेटिन हमें स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा के अंदर कहीं नजर आ जाता है, लेकिन जो कार्लरेटिनिन है ये स्पेसिफिकली आपको मेसोथेलियोमा के अंदर नजर आता है। तो काइंडली याद रखिएगा, बायोमार्कर है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट आते हैं सर इसका रिलेशन, टबाकू स्मोकिंग इज नॉट द रिस्क फैक्टर। अगर इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट एड के ऊपर अगर ये वो लाइन लिखी है, इसका मतलब है कि समथिंग स्पेशल। मेसोथेलियोमा हो रहा है, पेरिफेरीज के अंदर अगर ट्यूमर बन रहा है, आपके पास एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर है, तो पेशेंट को मेसोथेलियोमा होगा। स्मोकिंग के साथ इसका कोई भी तल्लक नहीं है। हाँ जी, इसका ऐसा एक और कार्सिनोमा है जिसका स्मोकिंग के साथ कोई तल्लक नहीं, जो लंग्स का कार्सिनोमा ही है। कौन सा है जी वो वाला? चलिए एक और हिंट दे देता हूँ, फीमेल्स के अंदर वो ट्यूमर कॉमन होता है, एडिनोकार्सिनोमा इन फीमेल्स। जो एडिनोकार्सिनोमा होता है ना लंग्स के अंदर बनता है, जो फीमेल्स के अंदर ज्यादातर ये होता है, और वो उसका भी तलक स्मोकिंग के साथ नहीं। बाकी आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्क्यूमस सेल लंग कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, इन सब का तलक स्मोकिंग के साथ, ठीक है। एंड ऑल दीज आर सेंट्रल ट्यूमर्स। तो मेसोथेलियोमा इज द सेकंड वन that is not related with the smoking, even though it's mostly found in the males, but still it's not related with the smoking, ठीक है जी। it's related with the industrial exposure with asbestos। अच्छा, एस्बेस्टोस की वजह से ना एक कार्सिनोमा भी आपको होता है। कौन सा कार्सिनोमा है वो? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। वेरी गुड डॉक्टर, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एस्बेस्टोस की वजह से होता है। तो चलो बच्चों, आपका यू वर्ल्ड भी कवर है, आपकी फर्स्ट एड भी कवर है, एनआरई भी कवर है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ पर कवर होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब आगे कुछ भी नहीं है, आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम गया बच्चों, आगे कुछ भी नहीं है। आगे सिर्फ सीधी सीधी सी बातें हैं, वो ट्यूमर्स हम पढ़ेंगे, नमोनिया पढ़ लेंगे, आई गेस इसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपको ये वाला सिस्टम, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, बाकी see you in next lecture।